इसमें हम देख रहे हैं द रॉलेट सत्याग्रह। तो रॉलेट सत्याग्रह क्या था? सत्याग्रह होता है सत्य का आग्रह, यानी कि गांधी जी के अकॉर्डिंग वो कहते थे कि अगर आप सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं ना, तो और आप गलत का सामना कर रहे हैं, तो कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती, आप ज़रूर जीतेंगे। तो सत्याग्रह की उनकी टेक्निक्स थी, भाई नॉन वायलेंट मूवमेंट करेंगे, मतलब वो बिना हथियार उठाए सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो यही था सत्याग्रह। अब रॉलेट सत्याग्रह क्या था? तो 1919 में ना गांधी जी ने सत्याग्रह की कॉल करी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, जो कि अंग्रेज़ों ने पास किया था। अब अंग्रेज़ों ने ये जो रॉलेट एक्ट पास किया था ना, इसमें हमारे देश के इंडियंस के फंडामेंटल राइट्स को कर्ब किया गया था, यानी कि दबाया गया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छीना गया था और पुलिस को ना बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी गई थी। मतलब इसमें बेसिकली क्या था कि आप अगर पुलिस को लगता है कि आपने कुछ सरकार के खिलाफ काम किया है, तो आपको 2 साल के लिए उठाया जा सकता है आपके घर से, और कोई भी केस भी नहीं चलेगा और जेल में रखा जा सकता है। इस तरीके के प्रोविजंस रॉलेट एक्ट में थे। तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और भी जो भी लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के हकों को दबा रहे हो, उनके पास कोई आज़ादी ही नहीं है। और इस एक्ट को क्रिटिसाइज़ किया गया और कहा गया ये तो डेविलिश है और टायरानिकल है। डेविल का मतलब होता है ये तो शैतानी एक्ट है, इस तरीके का बोला गया। गांधी जी ने कहा इंडिया के लोगों को कि भाई हम लोग ऑब्जर्व करेंगे 6 अप्रैल 1919 को नॉन वायलेंट अपोजिशन टू दिस एक्ट, मतलब बिना हथियार उठाए, बिना कोई मारकाट किए हम इस एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और इसको हम डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर और हड़ताल करेंगे। ह्यूमिलिएशन मतलब आप अंग्रेज़ों ने बहुत गलत किया है, और प्रेयर करेंगे ईश्वर से, मतलब या फिर इसी तरीके से ना कि आत्मचिंतन तरीके के कुछ टेक्निक्स होती थी, तो वहाँ पर ये सब करेंगे और अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। सत्याग्रह सभाएं बुलाई गई और मूवमेंट लॉन्च हो गया, रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह टर्न आउट टू be the first all India struggle against the British government, although it was largely restricted to cities। तो मतलब रॉलेट सत्याग्रह काफ़ी फैला देश में, बट शहरों तक ही फैला, गांव तक अभी ये नहीं पहुंच पाया था। अप्रैल 1919 में काफ़ी सारे डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, लोगों ने काफ़ी प्रदर्शन किए, हड़तालें हुई पूरे देश में गवर्नमेंट के खिलाफ। अब गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल मेजर्स लिए, काफ़ी बुरी तरीके से इस पूरे के पूरे हड़ताल को, इन चीज़ों को सप्रेस करने की कोशिश करी। जलियांवाला बाग में एट्रोसिटीज़ की गई, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड तो आपने शायद बचपन से ही सुना होगा। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने क्या किया, अमृतसर में बैसाखी का दिन था, लोग बैसाखी मना रहे थे और उन पर अंधाधुंध निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी गई थी। मतलब मैसाकर था, निहत्थे लोगों पर 1000-1500 लोगों पर ऐसे ही गोलियां चलवा दी, उनको कुछ निकलने का, कुछ एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया गया, उन पर गोली चला दी, सब मर गए थे वहाँ पर। तो ये देखिए, ये जो पिक्चर है वॉल कंपाउंड है कि जनरल डायर ने किस तरीके से मतलब गोलियां चलाई थी, तो ऐसे ये गोलियों के निशान हैं इन दीवारों पर। अब इतना बुरा मतलब हुआ था कि जो रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने एशिया के जो फर्स्ट पर्सन थे जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था, उन्होंने अपना नाइटहुड का जो सम्मान, मतलब एक सम्मान देती थी अंग्रेजी सरकार कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है, इस तरीके का, उस सम्मान को रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस लौटा दिया, रिनाउंस कर दिया। रॉलेट सत्याग्रह के टाइम पर पार्टिसिपेंट्स जो थे उन्होंने ट्राई किया कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो यूनाइटेड रहे, मतलब हिंदू और मुसलमान मिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करें। महात्मा गांधी ने कॉल दी कि who always saw India as a land of all the people who lived in the country, Hindu, Muslim and those of other religions। उन्होंने कहा कि ये देश किसी एक धर्म का नहीं, सभी धर्मों का है और हम सभी धर्म के लोगों को साथ मिल करके हम सभी देशवासियों को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। अब आता है खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो रॉलेट सत्याग्रह हमने देख लिया, रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। अब आता है खिलाफत एजिटेशन, खिलाफत मूवमेंट या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं इसको। खिलाफत इशू क्या था? इस इशू में देखिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें जो टर्की था वो हार गया था, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा हार्श ट्रीटी ऐसा मान रहे थे कि जो टर्की के लीडर थे उन पर लगाई जाने वाली थी। टर्की के जो लीडर थे सुल्तान, उसको खलीफा कहा जाता था मुस्लिम वर्ल्ड में। लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था, जिनको वो अपना रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर मानते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान उनके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव कर रही थी अंग्रेज़ सरकार, तो इसके खिलाफ विद्रोह हो रहे थे दुनिया में और भारत में भी। और जलियांवाला मैसाकर भी हुआ था। तो इंडियन मुस्लिम्स जो थे वो ये चाहते थे कि भाई इंसाफ मिले। खलीफा जो था, जिनको उनको मतलब मुस्लिम के जो सेक्रेड प्लेसेस हैं उनको रिटेन करने दिया जाए। तो जो खिलाफत एजिटेशन था उसमें यही था कि जो खलीफा थे, मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर थे, उनको जो इस्लाम सिख की जो प्योर जगह है, सेक्रेड प्लेसेस हैं जिनकी उनके पूजा के स्थल हैं, उस पे खलीफा का ही कंट्रोल रहे, ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल रहे, है ना। तो लीडर्स जो थे खिलाफत एजिटेशन के वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। वो चाहते थे
कि नाउ विश टू इनिशिएट अ फुल फ्लेज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये जो खिलाफत मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे, ये खिलाफत मूवमेंट पूरा इंडिया में चलाना चाहते थे। गांधी जी ने इनको सपोर्ट किया और अर्ज किया कि कांग्रेस कैंपेन करे जो पंजाब रॉन्ग हुए हैं, यानी कि जलियांवाला बाग में जो मैसाकर किया गया है खिलाफत के का जो चीज़ है ना, इसके खिलाफ भी हम लोग प्रदर्शन करें और डिमांड करें स्वराज की। भाई हमें खुद से राज करना है इस देश पर, अंग्रेज़ों की नहीं चलेगी। ये सारी डिमांड की जाएंगी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने मोमेंटम गेन करी, मतलब काफ़ी पॉपुलर ये हो गया था 1921-22 के टाइम पे। हज़ारों स्टूडेंट्स ने अपने गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए। लॉयर्स काफ़ी सारे, जैसे मोतीलाल नेहरू, CR दास, C गोपालाचारी, उन्होंने असफ अली अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, यानी कि वो लॉयर थे, वकील की तरह जो सरकारी दफ्तरों में काम करते थे वो छोड़ दिया। काफ़ी सारे ब्रिटिश टाइटल्स जो अंग्रेजों ने टाइटल या सम्मान दिए हुए थे, लोगों ने वो छोड़ दिया। लेजिस्लेचर्स को बॉयकॉट किया गया, यानी कि क्योंकि 1912 में हमारे देश के कुछ लोग चुन के गए थे ना वहाँ पे संसद वगैरह में, तो संसद मतलब एक लॉ मेकिंग बॉडी में, तो उन्होंने भी अपनी पद छोड़ दिए। लोगों ने बॉनफायर किए, बॉनफायर यानी कि जो फॉरेन से आए हुए कपड़े थे उनको जलाया गया। और इंपोर्ट जो थे, यानी कि बाहर से आने वाले जो कपड़े थे ना, 1920 के कंपैरिजन में 1922 में बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। बट ये तो सिर्फ एक आइसबर्ग ही था, टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब एक बहुत ही छोटी चीज़ थी। लार्ज पार्ट जो थे कंट्री के वर ऑन द ब्रिंक ऑफ फॉर्मिडेबल रिवोल्ट, मतलब ये जो था ना ये सिटीज़ में था बाकी, और अभी फैलना थोड़ा बाकी था पूरे देश में। पीपल्स इनिशिएटिव, लोगों ने क्या किया? इन मैनी केसेस पीपल रेजिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली। ज़्यादातर केसेस में तो लोगों ने नॉन वायलेंटली ही रेजिस्ट किया, मतलब हथियार नहीं उठाए। बट काफ़ी सारे इलाकों में गांधी की कॉल तो उन्होंने मान ली थी, बट उनका जो प्रोटेस्ट करने का तरीका था, गांधी के आइडियाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचे थे। लोगों ने खुद को मूवमेंट से लिंक किया, कैसे? अपने लोकल ग्रीवियांसेस के थ्रू, मतलब उनको ग्रीवियांस का मतलब होता है जो उनको दिक्कतें थी, उन दिक्कतों से रिलेट करके, मतलब ये दिक्कत है उनको, सपोज करिए कि उनको टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा है कि हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज्वाइन करना है, तो हम इस रेंट के खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो उनके अलग अलग रीजंस थे। खेड़ा गुजरात में, इन खेड़ा गुजरात पाटीदार पीजेंट्स ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन अगेंस्ट हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनसे पाटीदार पीजेंट से, किसानों से बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू लिया जाता था, वो उसके खिलाफ विद्रोह किया उन्होंने। कोस्टल आंध्र प्रदेश के समुद्री इलाकों में और इंटीरियर तमिलनाडु में लीकर शॉप्स को पिकेट किया गया। पिकेट का मतलब होता है जैसे कि औरतें घेर कर खड़ी हो गई हैं लीकर शॉप्स के, शराब की दुकानों के आगे कि भाई शराब मत पियो, ये बर्बाद कर देती है, इस तरीके का परसुएट करने, है ना। गुंटूर आंध्र प्रदेश में क्या हुआ? ट्राइबल्स और पुअर पीजेंट्स जो है उन्होंने स्टेज नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह, तो फॉरेस्ट सत्याग्रह उन्होंने किए। समटाइम्स सेंडिंग देयर कैटल इनटू फॉरेस्ट विदाउट पेइंग ग्रेजिंग फी, तो मतलब चराने वाली जो फीस होती है वो दिए बिना अपने जो कैटल्स यानी कि जानवरों को वहाँ पर जंगलों में भेज दिया चरने के लिए। दे वर प्रोटेस्टिंग बिकॉज द कॉलोनियल स्टेट हैड रिस्ट्रिक्टेड देयर यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन वेरियस वेज। अब क्योंकि जो ट्राइबल्स थे उनको फॉरेस्ट रिसोर्सेज नहीं इस्तेमाल करने दे रही थी अंग्रेजी सरकार, बहुत परेशान हो रखे थे वो लोग। वो बिलीव करते थे कि जब गांधी जी जो हैं वुड गेट देयर टैक्सेस रिड्यूस्ड एंड हैव द फॉरेस्ट रेगुलेशंस अबॉलिश्ड, तो वो उनका ये था कि गांधी जी जो है उनके टैक्स कम करवा देंगे, और ये जो फॉरेस्ट के रेगुलेशंस हैं, यानी कि ये जो जंगलों में आने जाने नहीं दिया जाता, ये सब हटवा देंगे गांधी जी। पीजेंट्स यानी कि किसान जो है वो प्रोक्लेम कर रहे थे कि स्वराज जो होगा वो गांधी राज आएगा, कि मतलब ये अंग्रेज चले जाएंगे और गांधी राज अब देश में एस्टैब्लिश हो जाएगा। सिंध जो कि अब पाकिस्तान में है, मुस्लिम ट्रेडर्स और पीजेंट्स काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक थे, काफ़ी खुश थे खिलाफत कॉल के लिए कि भाई हमारे जो रिलीजियस लीडर हैं खलीफा, उनकी सुनी जाएगी। बंगाल में भी खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा कम्युनल यूनिटी मिली, मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों साथ मिलकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, और इससे नेशनल मूवमेंट भी काफ़ी आगे बढ़ा। पंजाब में अकाली एजिटेशन जो थी उसमें सिख सॉट टू रिमूव करप्ट महंत, जो करप्ट महंत थे, महंत जो गुरुद्वारों का वो करते हैं ना, देख रेख करते हैं, गुरुद्वारों के फंक्शनरीज होते हैं, वो काफ़ी करप्ट हो गए थे, है ना, करप्ट मतलब पैसा वगैरह इधर उधर करने लगे इस तरह से, तो उनको हटाने की भी बातें की गई इसी मूवमेंट के दौरान। सपोर्टेड बाय ब्रिटिश फ्रॉम देयर गुरुद्वारास, क्योंकि महंत को ये ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे। दिस मूवमेंट गॉट क्लोजली आइडेंटिफाई विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, तो इसको भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ ही रिकॉग्नाइज किया गया। असम में जो टी लेबरर्स थे वो शाउट कर रहे थे कि गांधी महाराज की जय, डिमांडिंग अ बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस, तो वो अपने सैलरी बढ़वाना चाहते थे और नारे लगाते थे गांधी महाराज की जय। दे लेफ्ट, उन्होंने जो ब्रिटिश ओन्ड प्लांटेशन थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स के प्लांटेशन थे उनको छोड़ करके वो चले गए और कहने लगे कि जैसा गांधी जी कहेंगे हम तो वैसा ही करेंगे। इंटरेस्टिंगली इन द असमीज वैष्णवा सॉन्ग्स
ऑफ द पीरियड द रेफरेंस टू कृष्ण वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय गांधी राजा। तो मतलब वहाँ पे जो असम में कृष्ण के लिए जो गाने गाए जाते थे, अब उनकी जगह गांधी राजा का नाम यूज़ किया जाने लगा था उस समय पर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर। तो लोग देखिए किस तरीके से इंसान को भगवान बना देते हैं। हाँ, तो अब आगे आता है इसमें द पीपल्स महात्मा। अब महात्मा गांधी तो लोगों के महात्मा बन गए थे। वी कैन सी फ्रॉम द अबव दैट समटाइम्स पीपल थॉट ऑफ गांधी जी एज अ काइंड ऑफ मसीहा, कि भाई गांधी जी तो कोई मसीहा है, एज समवन हु कुड हेल्प देम ओवरकम देयर मिजरी एंड पॉवर्टी। तो लोगों को लगता था कि भाई ये तो ऐसे कोई शायद कोई भगवान है और ये जो मिजरी है, जो हमारे दुख हैं, ये सारे के सारे दूर कर देंगे ये जो गांधी जी हैं। गांधी जी विश टू बिल्ड क्लास यूनिटी नॉट क्लास कॉन्फ्लिक्ट, येट पीजेंट कुड इमेजिन दैट ही वुड हेल्प देम इन देयर फाइट अगेंस्ट जमींदार एग्रीकल्चरल लेबरर्स, बिलीव ही वुड प्रोवाइड देम लैंड। तो गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहते थे, बट पीजेंट सोचते थे कि ज़मींदारों से लड़ने में गांधी जी हमारी मदद करेंगे, लैंडर्स लेबर सोचते थे कि हमें गांधी जी ज़मीन दिलवा देंगे। कई बार तो ऑर्डिनरी पीपल ने क्रिएट कर दी थी गांधी जी विद देयर ओन अचीवमेंट्स। फॉर इंस्टेंट एट द एंड ऑफ अ पावरफुल मूवमेंट पीजेंट ऑफ प्रतापगढ़ ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस नाउ, जो कि अब उत्तर प्रदेश है, मैनेज टू स्टॉप इलीगल एविक्शन ऑफ टेनेंट्स, बट दे फेल्ट इट वॉज गांधी जी हु हैड वॉन दिस डिमांड फॉर देम। तो मतलब कई बार लोगों ने खुद भी जो काम किए, यूपी में एक एरिया था प्रतापगढ़, उन लोगों ने इलीगल एविक्शन मतलब ज़बरदस्ती उनको लैंड से हटाया जा रहा था और वो मतलब रोक दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो गांधी जी ने करवाया है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर ट्राइबल पीजेंट जो है काफ़ी सारे काम करते थे जो गांधी जी के आइडियाज़ से काफ़ी अलग होते थे या फिर काफ़ी हटके होते थे। तो गांधी जी के नाम पर काफ़ी सारे काम लोगों ने किए। जैसे कि अब ये इमेज देखिए, पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ महात्मा गांधी की, भाई उनको कृष्ण से देखिए अर्जुन हैं, अर्जुन के सारथी कृष्ण है। यहाँ पर देखिए ये जवाहरलाल नेहरू झंडा लेकर के खड़े हुए हैं, ये बाकी सारे हमारे लीडर्स हैं, है ना। तो ये देखिए सुभाष चंद्र बोस हैं, ये आगे आर्मी की यूनिफॉर्म में चल रहे हैं। तो इस तरीके से लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे लीडर्स को। आगे देखते हैं हैपनिंग्स ऑफ 1922 एंड 1929। तो 1921 से पहले जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये हमने देख लिया। 1922 1929 में क्या क्या हो रहा था। महात्मा गांधी, जैसे कि आपको समझ में आया, वो वायलेंस के बिल्कुल अगेंस्ट थे और ही अब एब्रप्टली उन्होंने एकदम से कॉल ऑफ कर लिया, मतलब उन्होंने कह दिया अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि 1922 फरवरी में ना क्या हुआ था, क्राउड ऑफ पीजेंट सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन इन चौरी चौरा। तो यूपी का एक छोटा सा इलाका है चौरी चौरा के नाम से। तो 1922 में जो पीजेंट्स थे यानी कि जो किसान थे, उन्होंने क्या किया, किसान ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। अब ये इतनी वायलेंस की जो घटना थी, अब इसको देख करके गांधी जी ने ये मूवमेंट पूरा का पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया कि हम नहीं कर रहे हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया है। 22 पुलिसमैन जो हैं उस दिन मर गए थे वहाँ पर जल करके पुलिस स्टेशन में। पीजेंट्स वर प्रोवोक्ड बिकॉज द पुलिस हैड फायर्ड ऑन देयर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। अब पीजेंट्स को, किसान को गुस्सा इसलिए आ गया था क्योंकि पुलिस ने जो पीसफुल प्रोसेशन जो वो रैली निकाल रहे थे उस पर पुलिस ने क्या किया था, गोली चला दी थी। अब लोगों को गुस्सा आया, उन्होंने पुलिस स्टेशन जला दिया। अब इस बात से गांधी जी ने पूरा का पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही वापस ले लिया था। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो ओवर हो गया, तो गांधी जी के फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गए दैट द कांग्रेस मस्ट अंडरटेक कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द रूरल एरियाज। तो भाई अब गाँव के इलाकों में अब कांग्रेस को जाकर के काम करना चाहिए। दूसरे लीडर्स जैसे कि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि पार्टी शुड फाइट इलेक्शंस टू द काउंसिल एंड एंटर देम इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी। तो 1922 के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था, तो कांग्रेस के काफ़ी सारे लोग तो कंस्ट्रक्टिव वर्क में यानी कि गाँव में जाकर के लोगों को समझाने में, है ना, अच्छे काम करने में लग गए थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, CR दास, मोतीलाल नेहरू जैसे जो लीडर्स थे वो ये कहने लगे थे कि पहले हमने काउंसिल्स वगैरह छोड़ दिए, दोबारा से हमें इलेक्शन लड़के काउंसिल्स में जाना चाहिए। Through sincere social work in villages in the mid-1920s, the Gandhians were able to extend their support base। अब उन्होंने, क्योंकि गांव में गांधी जी की आइडियोलॉजीज को मानने वाले लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया था गांव में, तो काफ़ी सपोर्ट बेस उनका बढ़ गया था। दिस प्रूव टू बी वेरी यूजफुल इन लॉन्चिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930। अब उन्होंने जो गांव में इतने अच्छे अच्छे काम किए थे, तो 1930 के टाइम पर जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देखिए 1921 के टाइम पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, फिर 1930 के टाइम पर हुआ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। देखिए नॉन कॉपरेशन में क्या था कि सरकार के साथ हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, आप जो कहोगे हम वो आपकी बात मानेंगे नहीं। 1930 में जो सिविल डिसओबीडियंस किया था ना, वो तो डिसओबे था, मतलब अगर आप कहोगे कि
टैक्स पे करो, हम कहेंगे हम टैक्स पे नहीं करेंगे, आप जो रूल बनाओगे हम उस रूल को तोड़ेंगे। ये था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जैसे कि सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया था। फिर आगे 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई थी मिड 1920s के टाइम पर। वो थी एक फॉर्मेशन ऑफ आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। 1920s मिड 1920s 1925 के टाइम पर आरएसएस बना था, जो कि एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी इसी टाइम पर मिड 1920s के टाइम पर ही बनाई गई थी। ये पार्टीज जो थी इनके काफ़ी डिफरेंट आइडियाज़ थे कि इंडिया जो है एज अ कंट्री वो कैसा होगा। आरएसएस हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होगा, इनका जो व्यू था वो कांग्रेस से काफ़ी अलग था। इनके व्यू में फाइंड आउट अबाउट देयर आइडियाज़ विद द हेल्प ऑफ ए टीचर। अच्छा, इनके आइडियाज़ के बारे में आपको बुक में नहीं बताया गया है, तो हम आगे ही देख लेते हैं, कभी बात करेंगे इसके बारे में भी। अलग आइडियोलॉजीज थी इनकी कांग्रेस से काफ़ी ज़्यादा। ये लोग जो है मतलब आरएसएस का जो मेन व्यू था वो था एक हिंदू राष्ट्र बनाना, तो इसमें नहीं बताया गया बुक में। अभी देखिए चित्तरंजन दास की आपको फ़ोटो दिखाई गई है, इसमें बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर थे ये बंगाल में, और एक लॉयर थे, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया था। अब रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट जैसे कि भगत सिंह वॉज टू एक्टिव इन दिस पीरियड। तो मिड 1920s के टाइम पर जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी ना वो भी हमारे देश में काफ़ी हो रही थी, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ऐसे सडनली वापस ले लिया गया था। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि भाई एक मतलब क्या करें हम लोग, अंग्रेज़ों के खिलाफ कैसे लड़े। एकदम से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस चला गया, तो जो यंग लोग थे ना अब उन्होंने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की, भाई सरकार पर अटैक करो, वायलेंस का सहारा लेकर के काम करना शुरू करा था। डेमोन्स्ट्रेटर अपोज द साइमन कमीशन। तो साइमन गो बैक, साइमन कमीशन क्या थी? 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लैंड में डिसाइड किया कि भाई एक कमीशन भेजी जाए, साइमन कमीशन, और वो इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा, कि भाई आगे सालों में इंडिया में क्या होने वाला है वो डिसाइड करेगी। कौन? साइमन कमीशन। कमीशन में कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, मतलब इंडिया का क्या फ्यूचर होगा, इंडिया में क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्या कानून होंगे, ये सारा का सारा बनाने के लिए कमेटी बिठाई गई, और उस कमेटी में कोई भी इंडियन नहीं था। उन्होंने कहा कि इंडियन से काम हो ही नहीं पाएगा। अब इससे क्या हुआ, इंडिया में आउटरेज आ गया, इंडिया के लोगों को बहुत गुस्सा आया कि भाई अब आप हम लोग को इनकेपेबल समझ रहे हो। तो सारी की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, ऑलमोस्ट सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका बॉयकॉट किया था। कैसे? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। जब साइमन कमीशन इंडिया आई थी तो हर जगह इनको ब्लैक फ्लैग से इनका स्वागत हुआ था। द डेकेड क्लोज्ड विद द कांग्रेस रिजॉल्विंग टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज द कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो अब इन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट के बारे में इसमें नहीं है अभी, तो जब ये साइमन कमीशन आया था तो काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कतें हो गई थी कि भाई ये लोग हमें क्या समझ रहे हैं। तो कांग्रेस ने, और स्पेशली कांग्रेस के जो यंग लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करी कि भाई अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, आप हमारे देश से पूरी तरीके से बाहर चले जाओ। 1929 में जो है जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में। अभी देखिए भगत सिंह की फ़ोटो है। इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हियर, इनकलाब जिंदाबाद। तो जब इन्होंने असेंबली में बम फेंका था तो किसी को मारने के लिए नहीं फेंका था, इन्होंने कहा था कि एक तेज़ आवाज़ की ज़रूरत होती है ताकि बहरे लोगों को सुनाई पड़ सके। बहरे कौन थे यहाँ पे? अंग्रेजी सरकार। तो रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट सच एज भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव एंड अदर्स वांटेड टू फाइट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल एंड द रिच एक्सप्लॉइटिंग क्लासेस थ्रू अ रिवॉल्यूशन ऑफ वर्कर्स इन प्रिजन्स। तो ये जो भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु है ना, ये जो लीडर, ये जो नेता थे, ये चाहते थे कि जो कॉलोनियल रूल है, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करे। कौन? अमीर लोग नहीं, बल्कि जो वर्कर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करें। इस पर्पज़ के लिए इन्होंने फाउंड किया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। कब? 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में इन्होंने HSRA बनाया था। और 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह, आज़ाद, राजगुरु असैसिनेटेड सॉन्डर्स। तो सॉन्डर्स एक पुलिसमैन था अंग्रेज़ों का, उसको इसने असैसिनेट कर दिया था, मतलब उसको मार दिया था, क्योंकि उन्होंने सॉन्डर्स ने लाठी चार्ज किया था, और जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी लाठीचार्ज की वजह से। मतलब लाठीचार्ज के बाद वो उनकी डेथ हो गई थी हॉस्पिटल में, लाला लाजपत राय की। और इसके लिए इन्होंने भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु ने असैसिनेट कर दिया था, मार दिया था उस पुलिस ऑफिसर को जिसने लाठियाँ मारी थी लाला लाजपत राय को। On April 1929, भगत सिंह एंड BK दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो BK दत्त और भगत सिंह ने बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उन्होंने कहा था कि हमें बहरों को सुनाना है, कुछ किसी को मारना नहीं है। और इसी के लिए इनको भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर कॉन्स्पिरेसी के केस में फांसी हो गई थी। और भगत सिंह की उस समय एज थी सिर्फ 23 जब उनको फांसी हो गई थी।
और इनका पता है सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज था, जैसे कि हमारे देश के जो नेता थे वो धर्म के नाम पर लड़ते रहते थे ना, ये था कि भाई धर्म के नाम पर हमें नहीं लड़ना है, हमें सब धर्मों को साथ में लेकर के एक सेक्युलर देश बनाना है, ये इनका विजन था। किया था। मार्च टू दांडी, पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम ऑन इट्स ओन। जो पूर्ण स्वराज है यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस है वो खुद से तो आएगा नहीं, उसके लिए तो लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, अंग्रेज़ों को भगाना पड़ेगा। 1930s में गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि वो एक मार्च मतलब एक यात्रा करेंगे और वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे। इस लॉ के अकॉर्डिंग स्टेट की क्या थी, मोनोपोली थी, यानी कि जो सरकार थी, अंग्रेज़ सरकार, वही सिर्फ और सिर्फ नमक बना सकती थी और वही नमक बना के बेच सकती थी। गांधी जी और उनके साथ बाकी नेशनलिस्ट जो थे उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिंफुल, बहुत ज़्यादा पाप भरी लगती थी कि टैक्स पे भी सॉल्ट लगता है, क्योंकि जो टैक्स पे भी सॉल्ट लगता है, नहीं सॉल्ट पे भी टैक्स लगता है। भाई जो इतनी ज़्यादा बेसिक चीज़ है, मतलब हर रोज़ आप खाने में नमक तो खा ही रहे हैं, उसमें भी इतना महंगा वो मिल रहा है, टैक्स लग रहा है उस पर, ये तो बहुत, और ऊपर से कुछ करना भी नहीं पड़ता। सॉल्ट तो नेचुरली बनता है, अपने आप ही बन जाता है, नेचर खुद बना देती है सॉल्ट तो समुद्र के किनारे पर। अब सॉल्ट जैसी चीज़ों को भी टैक्स देना पड़ रहा है, ये तो मतलब हमारी फ्रीडम के बिल्कुल ही अगेंस्ट है। और ये ग्रेवियांस मतलब ये जो दिक्कत थी ये हर किसी की थी, इसलिए क्योंकि अब नमक है, नमक तो सबको खाना है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, तो सबकी परेशानी थी कि टैक्स लगाया जा रहा था सॉल्ट पर। तो गांधी जी और उनके फॉलोअर्स जो कि 240 अराउंड फॉलोअर्स थे, 240 माइल्स वो लोग चल के गए थे, गांधी जी और उनके साथ काफ़ी सारे लोग थे, वो 240 माइल्स चल कर के गए थे, साबरमती से लेकर के दांडी तक, कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। तो कोस्टल टाउन का मतलब होता है समुद्र के किनारे जो है बसा हुआ था ये टाउन दांडी, और वहाँ जाकर के इन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। फिर दे ब्रोक डाउन द गवर्नमेंट लॉ बाय गैदरिंग नेचुरल salt found on the seashore and boiling sea water to produce salt। तो इन्होंने समुद्र के पानी को उबाल करके नमक बना लिया था। गांधी जी देखिए पिक कर रहे हैं सॉल्ट, और ये डेट थी 6 अप्रैल 1930, और उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया था। अब वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, अंबाबाई फ्रॉम कर्नाटक। वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पर। काफ़ी अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से जो है वुमेन जुड़ी थी नेशनल मूवमेंट में, चाहे वो जवान हो, बूढ़ी हो, सिंगल हो या मैरिड हो, अर्बन रूरल, हर जगह के हर एरिया से, चाहे वो कंजर्वेटिव हाउस होल्ड हो। कंजर्वेटिव का मतलब है कि भाई नहीं निकलने देना है, पूरे पुराने रूढ़िवादियों पर ही चल रहे हैं, या फिर लिबरल हो जो औरतों को आज़ादी देते हो। हर तरीके के बैकग्राउंड से औरतों ने पार्टिसिपेट किया था फ्रीडम स्ट्रगल में। उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट भी था विमेन का, क्योंकि भाई विमेन 50% ऑफ पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, तो 50% लोग पार्टी नहीं ले रहे हैं मूवमेंट पे, है ना, तो ये चीज़ तो सही नहीं थी। दोनों ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी और इंडियन नेशनलिस्ट भी ये सोचते थे कि विमेंस का पार्टिसिपेशन जो है वो नेशनल स्ट्रगल को काफ़ी ज़्यादा फोर्स दे देगा। अगर पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम मूवमेंट बॉट विमेन आउट ऑफ देयर होम्स, विमेन अपने घर के बाहर निकली जब वो पार्टिसिपेट कर रही थी तो फ्रीडम स्ट्रगल में, और वो it gave them a place in the professions in the government of India and it could pave the way for equality with women। अब वो घर से बाहर निकल रही थी तो नौकरियां भी करेंगी, नौकरियां करेंगी, पैसा कमाएंगी तो मेन के साथ इक्वल ट्रीट की जाएंगी, है ना। व्हाट सच पार्टिसिपेशन मेंट फॉर वुमेन इज़ बेस्ट रिकाउंटेड बाय देम। तो वुमेन के लिए भाई क्या इंपॉर्टेंस रखता था ये पार्टिसिपेशन, ये वुमेन खुद बताती हैं। अंबाबाई जो कि कर्नाटक की हैं, वो मैरिड थी और उनकी शादी हो चुकी थी जब वो सिर्फ 12 साल की थी, 16 साल की थी तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, यानी कि वो विधवा हो गई थी। शी पिकेटेड फॉरेन क्लोथ एंड लीगल शॉप्स इन उडुपी। तो उडुपी कर्नाटक में एक जगह है, वहाँ पर पिकेटिंग की थी। पिकेटिंग मतलब कि शराब की दुकानों के आगे खड़े हो गई औरतें जाकर के कि भाई यहाँ से शराब मत लो और शराब पीना अच्छा नहीं होता, ये होती है पिकेटिंग, ठीक है। इनको अरेस्ट भी किया गया था और इनको अरेस्ट किया गया, रीअरेस्ट किया गया, कई बार ये मतलब अरेस्ट हुई थी, प्रिजन गई थी। इन्होंने स्पीचेस दी थी और टॉट करी थी, स्पिनिंग होते ना चरखा काटना, ये सब सिखाया था। और प्रभात फेरी मतलब सुबह सुबह गाने गाते हुए नेशनल मूवमेंट के बारे में लोगों को बताते हुए चलते थे, प्रभात फेरी भी निकाला करती थी। अंबाबाई रिगार्डेड दीज एज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ हर लाइफ बिकॉज दे गेव इट अ पर्पस, अ न्यू पर्पस एंड कमिटमेंट। तो वो कहती है कि ये जो फ्रीडम स्ट्रगल के जो दिन थे वो उनके सबसे खुशी के दिन थे ज़िंदगी के, क्योंकि उस समय इनको एक अपनी लाइफ में कुछ करने का पर्पस मिल गया था। वुमेन हाउएवर हैड टू फाइट फॉर देयर राइट टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। वुमेन को तो राइट मतलब फाइट करना पड़ता था कि भाई उनको भी हक है देश की आज़ादी के लिए लड़ने का। सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम पर फॉर इंस्टेंस इवन महात्मा गांधी वॉज इनिशियली अपोज टू वुमेन्स पार्टिसिपेशन। मतलब सॉल्ट सत्याग्रह में जब
विमेन जा रही थी पार्टिसिपेट कर रहे, तो इवन महात्मा गांधी भी सोच रहे थे कि नहीं, मतलब नहीं करना चाहिए विमेन को पार्टिसिपेट, बट सरोजिनी नायडू ने कहा, समझाया गांधी जी को कि विमेन को पार्टिसिपेट करना चाहिए, और फिर पार्टिसिपेट किया था विमेन ने। फिर देखिए आगे यहाँ पे हमें बताते हैं, यहाँ पे सरोजिनी नायडू जो है महात्मा गांधी के साथ पेरिस भी गई थी 1931 में। तो एक्टिव इन नेशनल मूवमेंट सिंस इन अर्ली 1920 से ही सरोजिनी नायडू जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन था इनका नेशनल मूवमेंट में हमारे, और ये डांडी मार्च की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर रही थी, और फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि प्रेसिडेंट चुनी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1925 में। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली इंडियन वुमेन थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की INC कांग्रेस की प्रेसिडेंट चुनी गई थी। बहुत बड़ी बात थी भैया उस समय। अब देखिए और किस किसने पार्टिसिपेट किया था मूवमेंट में। पीजेंट्स, ट्राइबल्स, वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। तो पीजेंट्स यानी कि जो किसान थे, ट्राइबल जंगलों में रहने वाले लोग है ना, इन लोगों ने, विमेन ने, सब ने पार्टिसिपेट किया था। बिजनेस फेडरेशन थी, उन्होंने पब्लिश किया था एक पैम्फलेट ऑन सॉल्ट इशू। पैम्फलेट मतलब एक पर्ची बनाई थी बिजनेस फेडरेशन ने सॉल्ट के इशू के बारे में। गवर्नमेंट ने ट्राई किया क्रश करने का, कि पूरी तरीके से किसी भी तरीके से इस मूवमेंट को जो है क्रश कर दिया जाए, मतलब दबा दिया जाए, और थाउजेंड्स को जेल में भेजा गया। कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल बोर फ्रूट्स, मतलब कंबाइंड स्ट्रगल, सब लोगों ने मिलकर स्ट्रगल करी तो भाई फ्रूट्स भी आए, मतलब फल भी मिला इसका। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 पास किया गया, और इसमें प्रिस्क्राइब की गई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब था कि भाई प्रोविंसेस जैसे आज के स्टेट हैं, ऐसे पहले ये जो अंग्रेज़ हुआ करते थे हमारे देश में, तब इन स्टेट्स को प्रोविंसेस कहा जाता था। तो प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मतलब काफ़ी ज़्यादा आज़ादी दे दी गई थी। एंड गवर्नमेंट अनाउंस इलेक्शन टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेटर इज 1937 में इलेक्शंस भी अनाउंस हो गए थे, कि काफ़ी सारे इंडियंस को काफ़ी फिर राइट्स मिल जाते, क्योंकि इंडियंस उस इलेक्शंस में खड़े होते तो काफ़ी अच्छी पोस्ट भी मिलती है उनको फिर। तो कांग्रेस ने फॉर्म करी थी गवर्नमेंट 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। तो 11 प्रोविंसेस में थे, 7 में से तो टोटल 11 प्रोविंसेस थी, उसमें से 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने ही अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। सितंबर 1939 में आफ्टर 2 years ऑफ कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। तो 1939 में 2 साल तक तो इन्होंने 1937 से 39 तक तो कांग्रेस का रूल ठीक ठाक सा चला। मतलब कांग्रेस का रूल का मतलब है, थे तो रूल अंग्रेज ही कर रहे थे, बट काफ़ी सारी पोजीशंस पे अब कांग्रेस के लीडर्स भी थे। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हो गया था 1939 में। अब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी दुनिया में। क्रिटिकल ऑफ हिटलर, कांग्रेस लीडर्स वर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स। अब मतलब हिटलर के बारे में तो सबको पता था कि वो क्या क्या कर रहा है, कैसे लोगों को मार रहा है अपने ही देश में, तो इसलिए कांग्रेस के लीडर्स ने भी सोचा था कि वो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करेंगे। बट इन रिटर्न दे वांटेड दैट इंडिया बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। अब हमारे देश के लोगों ने कहा, कांग्रेस लीडर्स ने कहा कि अगर हम आपको सपोर्ट करेंगे मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अगर अंग्रेज़ों को हम सपोर्ट करते हैं तो बदले में जैसे ही वॉर ख़त्म होती है आप हम लोगों को दे दीजिएगा इंडिपेंडेंस। और बट ब्रिटिश ने ये डिमांड को रिफ्यूज़ कर दिया। तो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ ने क्या किया, रिज़ाइन कर दिया। तो कांग्रेस के जितने भी नेता थे जो इलेक्शन लड़के गए हुए थे, उन्होंने सबने रिज़ाइन कर दिया कि आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हो। लखन वीर नायक वॉज हैंग्ड। तो इसमें क्या है कि बाजी मोहम्मद, प्रेसिडेंट ऑफ नबरांगर कांग्रेस उड़ीसा, तो इसमें क्या हुआ कि अगस्त 1942 को 19 पीपल डाइड ऑन द स्पॉट इन पुलिस फायरिंग एट पापरांडी इन नबरंगपुर। तो 19 लोगों की डेथ हो गई थी, पुलिस ने फायरिंग कर दी थी, तो काफ़ी उसके बाद मर गए थे क्योंकि उनको काफ़ी चोट वगैरह लगी थी। लगभग 300 लोग इंजर्ड हुए थे, चोटें लगी थी उन लोगों को, और थाउजेंड्स को जेल में भेज दिया गया था कोरापुट डिस्ट्रिक्ट की। और सेवरल वर शॉट और एग्जीक्यूटेड, ज़्यादातर लोगों को शॉट कर दिया था, मार दिया गया था, या फिर उन पर कुछ केसेस चले थे। वीर लखन नायक, लेजेंडरी ट्राइबल लीडर हु डिफाइड द ब्रिटिश रूल वॉज हैंग्ड। तो जो वीर लखन नायक ट्राइबल लीडर थे उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। और नायक बाजी टेल्स अस was not worried about being executed, only said that he would not live to see the freedom stone। तो मतलब बाजी नायक को कोई दुख नहीं था कि मतलब उनको सज़ा दी जा रही है या फिर उनको फांसी की सज़ा मिल रही है, बस वो यही इस बात से दुखी थे कि वो आज़ादी देखने के लिए ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो बाजी मोहम्मद मोबिलाइज्ड 20,000 पीपल टू जॉइन नेशनल स्ट्रगल। ही ऑफर्ड सत्याग्रह मैनी टाइम्स ओवर। ही पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सर्व्ड लॉन्ग टर्म जेल्स। तो देखिए कितने लोगों ने हमारे देश में आज़ादी के लिए काम किया है ना। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब देखिए क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ द प्रोविंसेस टू मेक रिलेटिवली इंडिपेंडेंट डिसीजन वाइल रिमेनिंग विद इन द फेडरेशन। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा आज़ादी दे दी गई थी प्रोविंसेस को कि अपने डिसीजन वो खुद ले सकते हैं, बट रहेंगे पूरे एक फेडरेशन में, मतलब देश में ही।
अब आगे आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। हम लोगों ने दांडी मार्च के बारे में देख लिया जो कि 1930 में हुई थी। अब क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। डेमोन्स्ट्रेटर्स क्लैश विद द पुलिस एवरीवेयर, मैनी थाउजेंड्स वाज अरेस्टेड, ओवर 100 किल्ड, मैनी मोर वर इंजर्ड। तो देखिए पुलिस ने किस तरीके से एट्रॉसिटीज़ करी थी। ये है सुभाष चंद्र बोस। अ रेडिकल नेशनलिस्ट विद सोशलिस्ट लर्निंग्स, बोस डिड नॉट शेयर गांधीज आइडियल ऑफ अहिंसा दो ही रिस्पेक्टेड हिम एज द फादर ऑफ द नेशन। तो रेडिकल यानी कि थोड़े उग्र, यानी थोड़ा वॉयलेंस के साथ अंग्रेज़ों से लड़ने की ये सोच रखा करते थे। सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे, समाज की भलाई के बारे में सोचते थे। बोस को गांधी जी के आइडिया से इत्तेफाकिये नहीं रखते थे, मगर गांधी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को सबसे पहली बार फादर ऑफ द नेशन कहा था। In January 1941, he secretly left his Calcutta home, went to Singapore via Germany, and raised the Azad Hind Fauj or the Indian National Army to free India from British control। तो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी पूरी ऑर्गेनाइज करी थी ताकि अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराया जा सके। In 1944, the INA tried to enter India through इम्फाल and कोहिमा, but the campaign failed। तो INA इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो इम्फाल और कोहिमा से एंटर करने की कोशिश कर रही थी इंडिया में, बट ये कैंपेन फेल हो गया था। INA मेंबर्स को इम्प्रीजन कर लिया गया था और उन पे केसेस चले थे। पीपल अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट अगेंस्ट द INA ट्रायल्स। तो INA के जो ट्रायल्स हुए थे उसमें सारे के सारे देश के जो नेता हैं वो मतलब आ गए थे कि भाई इनके खिलाफ केस हम नहीं चलने देंगे। और सुभाष चंद्र बोस जी की तो ऐसा कहते हैं कि डेथ हो गई थी प्लेन क्रैश में। अब आता है देखिए क्विट इंडिया एंड लेटर, क्विट इंडिया मूवमेंट और उसके बाद। तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया था कि भाई एक नया फेज स्टार्ट करेंगे मूवमेंट का अगेंस्ट ब्रिटिश इन द मिडल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, अंग्रेज़ इंडिया पे एट्रॉसिटीज़ अपनी कम नहीं कर रहे थे। तो इंडियंस ने डिसाइड किया, महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि भाई अब हम अंग्रेज़ों के खिलाफ एक और आंदोलन स्टार्ट करेंगे। ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली, ही टोल्ड देम। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। टू द पीपल ही सेड, डू और डाई, मतलब करो या मरो, इन योर एफर्ट टू फाइट द ब्रिटिश, बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली। कि भाई आप करो या मरो, मतलब आपको नॉन वायलेंटली फाइट करना है, आपको वायलेंस नहीं करनी है, मारधाड़ नहीं करनी है। कौन कहता था ऐसा? महात्मा गांधी। मगर आपको अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकालना है। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल्ड एट वंस, बट द मूवमेंट स्प्रेड। गांधी जी और बाकी सारे जितने भी लीडर्स थे सबको जेल कर दी थी, बट मूवमेंट रुका नहीं था। जो बाकी लोग थे सब बिना लीडरलेस मूवमेंट था ये, मगर लोग नहीं रुके। और जैसे कि पीजेंट हो गए, यूथ हो गए, सबने मतलब सब इकट्ठा हुए और इस मूवमेंट को, क्विट इंडिया मूवमेंट को ज्वाइन किया। कम्युनिकेशंस एंड सिंबल्स ऑफ स्टेट अथॉरिटी वर अटैक्ड ऑल ओवर द कंट्री। जैसे कि जो पुलिस स्टेशंस हो गए, रेलवे स्टेशंस हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, सब पे अटैक किए गए। काफ़ी सारे एरियाज़ में लोगों ने खुद की भी गवर्नमेंट बना ली थी। फर्स्ट रिस्पॉन्स जो था ब्रिटिशर्स का, द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश वर सिवियर रिप्रेशन। By the end of 1943, over 90,000 people were arrested and around 1,000 killed in police firing। तो पहला रिस्पॉन्स ब्रिटिशर्स का क्या था कि भाई दबा दो। इसमें क्या हुआ था, लगभग 1943 आते आते 90,000 लोगों को अरेस्ट कर दिया था और 1,000 लोग जो है पुलिस फायरिंग में इनकी डेथ हो गई थी। काफ़ी सारे जो एरियाज़ थे उस पर मशीन गन जो है ऐसे ही एयरप्लेन से चला दी गई थी लोगों पे। द रिबेलियन हाउएवर अल्टीमेटली बॉट द राज टू इट्स थिंग्स। मतलब कुछ भी हो जाए, अंग्रेज़ों ने कितना दबाया हो, फिर उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल क्विट इंडिया मूवमेंट रहा था। देखिए 1940 के टाइम पर, अब 1942 के टाइम पे क्विट इंडिया हुआ था, उससे पहले थोड़ा सा टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, मतलब इंडिपेंडेंस, आज़ादी तो मिलने वाली थी हमें, मगर किसके साथ? बंटवारे के साथ। 1940 के टाइम पर मुस्लिम लीग जो है उनको नहीं मतलब था कि देश को आज़ाद कराना है या क्या है, उनको तो भाई बंटवारा चाहिए था बस। वो क्या चाहते थे? इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री। जो आज का बांग्लादेश है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान पहले वेस्ट पाकिस्तान था, है ना। तो ईस्ट पाकिस्तान तो भाई आज़ाद हो गया था, है ना, बाद में 1971 में, वो चैप्टर में नहीं है। तो इनको तो सिर्फ और सिर्फ मतलब था किससे कि भाई ये इनको आज़ादी से नहीं, इनको तो बंटवारे से मतलब था। तो फ्रॉम लेट 1930s लीग बिगेन व्यूइंग द मुस्लिम एज सेपरेट नेशन फ्रॉम द हिंदूज। तो लीग ने भाई कि मुसलमान और हिंदू जो है साथ में नहीं रहेंगे, और वो तो भाई टू नेशन की थ्योरी पूरी अपनी निकालने लगे थे कि भाई देश का बंटवारा होगा। और हिंदू और मुस्लिम के बीच में काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम लीग ने दंगे भी करवाए थे 1920s 30s के बाद, है ना। ये अभी हम देखेंगे बॉक्सेस।
मोर इम्पॉर्टेंटली प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 के जो प्रोविंशियल इलेक्शंस थे उसमें लीग कन्विंस हो गई कि भाई हम वो माइनॉरिटी हैं और अगर वो देश में रहे तो मुस्लिम लीग कभी भी जीत नहीं पाएगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है उसमें तो वही लोग जीतते हैं जिनको सब लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। बट जो मुस्लिम एरियाज थे ना उसमें भी इनकी खुद की मेजॉरिटी इतनी ज़्यादा नहीं आ पाई थी। उन्हें लगा था कि मुस्लिम जो है इवन गो अनप्रेजेंटेड, तो ये मुस्लिम लीग को लगता था कि मुसलमानों को तो कोई रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ही नहीं। कांग्रेस का रिजेक्शन था कि भाई लीग की जो डिज़ायर थी टू फॉर्म अ जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1937 ऑल्सो अनॉयड द लीग। तो जो मुस्लिम लीग चाहती थी कि 1937 में कांग्रेस और लीग मिलकर के जॉइंट गवर्नमेंट बना ले, तो कांग्रेस ने मना कर दिया। तो ये भी बात बड़ी बुरी लगी थी लीग को। कांग्रेस फेलियर टू मोबिलाइज द मुस्लिम मासेस इन 1930s अलाउड द लीग टू वाइडन इट्स सोशल सपोर्ट। तो कांग्रेस ने मना कर दिया, कांग्रेस फेलियर टू मोबिलाइज मुस्लिम मासेस। अब कांग्रेस जो है वो इतना ज़्यादा मुसलमानों को इतना मोबिलाइज नहीं कर पाई थी, मतलब इतना ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं कर पाई थी जितना मुस्लिम लीग कर रही थी। तो और ज़्यादा मुसलमान जो है मुस्लिम लीग की तरफ हो गए थे। इट सॉट टू एनलार्ज इट्स सपोर्ट इन द अर्ली 1940s व्हेन मोस्ट कांग्रेस लीडर वर इन जेल। 1940s के टाइम पे जो है ज़्यादातर लीडर्स जेल में थे, क्योंकि वो तो प्रोटेस्ट कर रहे थे आज़ादी के लिए, और ये मुस्लिम लीडर्स जो थे मुस्लिम लीग वाले वो नहीं कर रहे थे। तो सारे के सारे जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो जेल में थे, तो अब इनके पास तो खुली छूट थी हर चीज़ की, तो सारे के सारे लोगों को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर रहे थे मुस्लिम लीग वाले। एट द एंड ऑफ वॉर 1945 ब्रिटिश ओपन नेगोशिएशन बिटवीन द कांग्रेस द लीग एंड देमसेल्व्स फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो 1945 के बाद से तो क्लियर हो गया था कि इंडिपेंडेंस मिलनी है, तो कांग्रेस लीग और अंग्रेज़ बात कर रहे थे कि कैसे होगी। तो टॉक्स जो है वो फेल हुए जा रही थी, क्योंकि लीग जो है वो चाह रही थी कि वो मतलब मुस्लिम लीग ये चाह रही थी कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए लीग बात करे मुस्लिम लीग, बल्कि कांग्रेस में भी मुसलमान थे। कांग्रेस को तो ये एक्सेप्ट नहीं था, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की तो पार्टी थी नहीं, वो तो सब सारे रिलीजन्स की पार्टी थी, उसमें तो मुस्लिम लीडर्स भी थे काफ़ी सारे। तो कांग्रेस कुड नॉट एक्सेप्ट दिस क्लेम सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स स्टिल सपोर्टेड इट। तो काफ़ी सारे मुस्लिम्स कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, मगर मुस्लिम लीग कह रही थी कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात हम करेंगे। इलेक्शंस जो थे प्रोविंसेस के वर हेल्ड इन 1946, फिर से इलेक्शंस हुए। कांग्रेस डिड वेल विद द जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब जिसमें सारे के सारे लोग हों, है ना, माइनॉरिटी वाले में नहीं। बट लीग की सक्सेस जो थी, जहाँ पे रिजर्व सीट थी ना मुसलमानों के लिए, वो बहुत ज़्यादा मतलब लीग वहाँ पे सक्सेसफुल रही थी। कैसे? क्योंकि 1940s के टाइम पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। जब कांग्रेस के लीडर्स जेल में थे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मुसलमानों को अपनी तरफ कर लिया था मुस्लिम लीग ने उस समय पर। इट persisted with its demand for पाकिस्तान, कि भाई पाकिस्तान तो हमें चाहिए, ये मुस्लिम लीग कहती थी। मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट सेंट अ 3-member मिशन टू दिल्ली टू एग्जामिन दिस डिमांड एंड टू सजेस्ट अ सूटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर फ्री इंडिया। तो 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मतलब ब्रिटेन से आए थे कुछ लोग ये देखने के लिए कि किस तरीके से आज़ादी दी जाए और कैसे काम हो। बट कांग्रेस और मुस्लिम लीग तो नहीं मान ही नहीं रही थी, मुस्लिम लीग को तो बंटवारा ही चाहिए था। ये मिशन ने सजेस्ट किया था कि इंडिया को जितना पॉसिबल हो सके उतना यूनाइटेड रखा जाए एंड कॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ इनटू अ लूज फेडरेशन विद सम ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज। तो भाई यूनाइटेड रहे और मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को एक लूज सी फेडरेशन बना दे कि वो मतलब रहे इंडिया का पार्ट, मगर उनको सारी की सारी ऑटोनॉमी हो। बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू अग्री टू स्पेसिफिक डिटेल्स फॉर द प्रपोजल। बट मुसलमान तो चाह रहे थे कि पूरी तरीके से अलग हो जाए, और जो कांग्रेस थी, मुसलमान मतलब मुस्लिम लीग एक पार्टी थी। मुस्लिम लीग चाह रही थी कि भाई पूरे तरीके से बंटवारा हो जाए देश का, और कांग्रेस चाह रही थी कि देश बिल्कुल अखंड रहे, एक रहे। तो पार्टीशन अब होना ही था देश का, क्योंकि कोई भी पार्टी किसी की बात नहीं मान रही थी। जो कैबिनेट मिशन था वो फेल हो गया था। कैबिनेट मिशन ही तो आया था कि भाई सब कुछ सही से हम लोग इंडिपेंडेंस दे दे, बट वो फेल हो गया। मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया कि भाई वो मास एजिटेशन करेंगे और पाकिस्तान की डिमांड को जीतेंगे। मास एजिटेशन का मतलब है खूब वो करेंगे, दंगे हुए थे बहुत ज़्यादा। इट अनाउंस्ड 16 अगस्त 1946 एज द डायरेक्ट एक्शन डे। इस दिन राइट्स हुए, खूब दंगे हुए कलकत्ता में, जो कुछ दिन रहे। हज़ारों लोग इसमें मर गए, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, बहुत ज़्यादा दंगे मचे थे, बहुत बुरी हालत थी पूरे नॉर्थ इंडिया की। काफ़ी सारे जो 100,000 ऑफ पीपल जो है उस समय मर गए थे। काफ़ी सारे विमेंस को काफ़ी ब्रूटल अनटोल्ड काफ़ी रेप्स हुए थे, एट्रॉसिटीज़ झेलनी पड़ी थी। मिलियंस ऑफ पीपल वर फोर्स टू फ्ली देयर होम्स। बहुत सारे लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। मतलब बहुत ज़्यादा दंगे किए थे मुस्लिम लीग ने उस समय पर। टॉर्न असेंडर फ्रॉम द होमलैंड्स, दे वर रिड्यूस टू बीइंग रिफ्यूजीज़ इन एलियन लैंड्स। तो रिफ्यूजी मतलब अपने ही घर
को छोड़ करके अलग अलग जगह जाना पड़ा था अपनी जान बचाने के लिए। पार्टीशन जो है वो इंडिया चेंज हो गया था, पार्टीशन में शहर बदल गए थे और एक नया देश बन गया था पाकिस्तान। सो द जॉय ऑफ आवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल केम मिक्स विद पेन एंड वायलेंस ऑफ पार्टीशन। तो हमारे देश की आज़ादी तो हमें मिली थी मगर वो बहुत ही दर्द भरी आज़ादी थी। देखिए रिफ्यूजीज़ जो है पंजाब से आए हुए किस तरीके से इकट्ठा हो रखे हैं। तो चैप्टर तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं ना ये पढ़ लेते हैं एक बार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखिए ये हैं मौलाना आज़ाद विद अदर मेंबर्स एट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी एट सेवाग्राम 1942। तो मौलाना आज़ाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर थे कांग्रेस के। आज़ाद वाज बोर्न इन मक्का टू अ बंगाली फादर एंड अ अरब मदर, वेल वर्स्ड इन मैनी लैंग्वेजेस। आज़ाद was a scholar of Islam and an exponent of the notion of Wahadat-e-Din, the essential oneness of all religions. An active participant in Gandhian movements and a staunch advocate of Hindu-Muslim unity, he was opposed to Jinnah's two-nation theory. तो ये जो मौलाना अबुल कलाम मौलाना आज़ाद थे ये पूरी तरीके से अपोज करते थे जो जिन्ना की थी टू नेशन थ्योरी की, पाकिस्तान और हिंदुस्तान होना अलग होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते हैं। ये सारी चीज़ का बिल्कुल विरोध करते थे मौलाना आज़ाद और ये कांग्रेस के मेंबर थे। अब ये देखिए यहाँ पे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्पीकिंग टू गांधी जी बिफोर गांधी जिन्ना टॉक्स इन 1944। तो वेटरन यानी कि नेशनलिस्ट थे काफ़ी बहुत ही लंबे समय से, सॉल्ट सत्याग्रह के लीडर थे साउथ में। सी राजगोपालाचारी जिनको पॉपुलरली राजा जी के नाम से जाना जाता है, मेंबर थे इंटरिम गवर्नमेंट जो भी होती ना कि सरकार अभी आज़ाद नहीं हुआ उससे पहले की जो सरकार बनी थी 1946 में, उसके भी मेंबर थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर, फर्स्ट एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल थे हमारे देश के सी राजगोपालाचारी। अब ये देखिए ये हैं जिन्ना। इधर मोहम्मद अली जिन्ना वॉज महात्मा गांधी के साथ है 1944 में, अम्बासडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। मतलब 1920 तक तो ऐसा गांधी जी इनको कहते थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के अम्बासडर हैं, बहुत ज़्यादा ये एकता की बात करते थे मोहम्मद अली जिन्ना। बट लखनऊ पैक्ट भी इन्होंने ही एक तरह से साइन किया था कि हिंदू और मुसलमान साथ में होंगे इन्होंने। बट ही रीऑर्गेनाइज मुस्लिम लीग आफ्टर 1934 एंड बिकम मेजर स्पोक्स पर्सन फॉर द डिमांड ऑफ पाकिस्तान। पहले तो बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात किया करते थे जिन्ना, बट 1934 के टाइम के बाद इन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी और फिर तो सिर्फ पाकिस्तान की ही बात किया करते थे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका हमारे देश की आज़ादी में। पटेल हेल्ड फ्रॉम इम्प्रोविज्ड पीजेंट प्रोप्राइटर फैमिली ऑफ Nadaid, Gujarat, a foremost organizer of freedom movement from 1918 onwards. Patel served as president of Congress in 1931. 1931 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट ये रहे। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और हमारे देश की जो हमारे देश के जो टुकड़े होने से बचे ना, उनका एक सबसे बड़ा श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, ये डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे पहले। जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये बैठे हुए हैं हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी के साथ बात कर रहे हैं बॉम्बे सेशन जुलाई 1946 में। गांधी जी इज डिसाइपल, अ कांग्रेस सोशलिस्ट एंड अ इंटरनेशनलिस्ट। नेहरू वॉज अ लीडिंग आर्किटेक्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट एंड ऑफ फ्री इंडियाज इकोनॉमी एंड पॉलिटी। तो जो गांधी जी के डिसाइपल थे, मतलब गांधी जी को ये अपना गुरु मानते थे नेहरू, और कांग्रेस सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे, इंटरनेशनलिस्ट यानी कि पूरी दुनिया में इनको माना जाता था। नेहरू जो थे वो आर्किटेक्ट कहे जाते हैं हमारे पूरे नेशनल मूवमेंट के। इंडिया की जो इकोनॉमी थी, पॉलिटी थी, किस तरीके से हमारा देश चला, वो इनके ही हाथों में रहा था कई सालों तक आज़ादी के बाद। जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ क्या होती है? इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट विद नो रिजर्वेशन फॉर एनी रिलीजन और अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी, कोई रिजर्वेशन नहीं होता, वो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। तो ये देखिए ये हमारा चैप्टर यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। यहाँ पे हाँ एक ये और बचा है, खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे पश्तून लीडर थे फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। तो फ्रंटियर वाले इलाके होते हैं जो बॉर्डर के एरिया होते हैं। अब ये पश्तून जो है ये वाला रीजन आता है अब पाकिस्तान में। इनके कलीग्स थे ये पीस मार्च थ्रू बिहार मार्च 1947 में ये आए थे। पीस मार्च मतलब शांति की मार्च निकालने के लिए। ऑल्सो नोन एज बादशाह खान, ही वॉज द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार्स, अ पावरफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट अलॉन्ग द पठान्स ऑफ हिज प्रोविंस। बादशाह खान वॉज स्ट्रांगली अपोज टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ही क्रिटिसाइज हिज कांग्रेस कॉलीग्स फॉर अग्रीइंग टू 1947 डिवीजन। तो इन्हें बादशाह खान या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जाना जाता था। ये बहुत ही मतलब बिल्कुल गांधी जी के फॉलोअर थे। ये नॉन वायलेंट तरीके से अपने स्ट्रगल के इनके मेथड थे और इनके जो फॉलोअर्स थे, इनके साथ जो काम करते थे, ये खुदाई
खिदमतकार सब पावरफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट था जो उन्होंने पठान में चलाया था, उधर पख्तूनवा प्रोविंस में, जो आपकी